तो चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि मीराबाई चानू के बाद पूरे देश को अगले पदक का बेसब्री से इंतजार था और आखिरकार वो समय अब आ गया। विश्व की नंबर 1 शटलर पीवी सिंधु ने कड़ी मेहनत के बाद देश के हिस्से में एक और पदक डाल दिया है। देश को इस महान उपलब्धि के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मातृशक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देश की ख्याति लब्ध शटलर पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतकर वैश्विक क्षितिज पर मां भारती को गौरव विभूषित किया है। हार्दिक बधाई। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने लखनऊ, मिर्जापुर और वाराणसी में शिलान्यास, उद्घाटन और पूजा पाठ भी किया। उन्होंने मिर्जापुर में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना भी साधा। अमित शाह ने कहा कि पहले कई काम वोट बैंक के राजनीति के चलते नहीं हुए थे। बीजेपी वोट बैंक की राजनीति से डरती है। अमित शाह ने कहा, बहुत समय बाद यूपी आया हूं, जब आता हूं तो लगता है घर आ गया। तो वहीं अखिलेश यादव समेत विपक्षी दलों और उनके नेताओं पर बरसते हुए अमित शाह ने यह भी कहा कि अखिलेश जी, आप 10 मेडिकल कॉलेज छोड़ गए थे, योगी आदित्यनाथ ने 40 की व्यवस्था कर दी है। सबसे ज्यादा टीकाकरण, टेस्टिंग, बेड, बच्चों की देखभाल योगी सरकार ने की। उन्होंने कहा, अखिलेश भाई, आप 15 साल का हिसाब लेकर आ जाओ, जनता आपको माफ कर नहीं करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर हमारे संवाददाता संजीव कपासिया ने खास बातचीत करी डिप्टी सीएम से। देखिए, बहुत बड़ा कदम है। अपराधी जो भी बचने के रास्ते निकालेंगे उनको बचने नहीं दिया जाएगा। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक बहुत बड़ा यह सेंटर स्थापित हुआ। इसका बहुत बड़ा परिणाम, दूरगामी परिणाम होगा। और उत्तर प्रदेश चूंकि दुनिया के सबसे बड़े राज्य के रूप में जाना जाता है। केशव जी, आप पिछड़ों के बड़े नेता हैं, लगातार विपक्ष पिछड़ों पे उपेक्षा का आरोप लगाता रहा। क्या 2022 में साथ रहे? जिन्होंने पिछड़ों की उपेक्षा किया है उनके मुंह से यह बात शोभा नहीं देती। ये थे केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में पिछड़ा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और द्वारा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। वहीं योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि योगी सरकार में प्रदेश विकास के मामले में नए आयाम लिख रहा है। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का उद्घाटन करके पुलिस की राह आसान कर दी है। देश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह हैं। महेंद्र जी, आज ये इंस्टीट्यूट एक उत्तर प्रदेश के विकास के पथ में एक कदम और निश्चित रूप से एक नए कदम जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित हुआ है, ये फॉरेंसिक साइंसेज इंस्टीट्यूट जब बन करके तैयार होगा तो इसके माध्यम से इसमें और भी बड़ा सहयोग मिलेगा और मेरा उत्तर प्रदेश भारत के अंदर नंबर 1 का राज्य बनेगा। विभाग की बात करें तो तमाम परियोजनाएं आपने उत्तर प्रदेश में शुरू की है। बुंदेलखंड की बात करें तो हर घर को नल से पानी, क्या और आगे की योजनाएं? सभी योजनाओं को पूर्ण करके जनता को समर्पित करना। बिल्कुल, ये थे महेंद्र सिंह, सिंचाई मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, और साफ तौर पर कहना है कि ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज का आज उद्घाटन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है, वो उत्तर प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। 2022 चुनाव आते ही बसपा ने उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज को एकजुट करने की कवायद भी तेज कर दी है। ऐसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा आगरा में विचार संगोष्ठी करने पहुंचे। संगोष्ठी में हजारों की संख्या में ब्राह्मण पहुंचे। इस दौरान सतीश चंद्र मिश्रा ने विपक्षियों पर भी जमकर निशाना साधा है। भाई, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से कह दीजिए वो एक किसी कार्यक्रम में हमारे साथ मंच में आ जाएं और देख ले शो कैसा है, तो वो अपने आप उनको पता लग जाएगा कि किस तरीके से लोग उत्साहित, किस तरह से लोग हमारे साथ में हैं और इस कार्यक्रमों में कितना उत्साहित हैं। अब उनके ऊपर हम क्या पर्सनल कमेंट करें, वो तो खुद ही परेशान हैं, उनको तो खुद ही किनारे रखा हुआ है इस सरकार ने, तो उनके बारे में हम क्या कमेंट करें। 2022 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार छोड़िए, अब की बात बहुत ज्यादा उससे आगे संख्या में बढ़ करके और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरीके से सर्व समाज आज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है, उतना 2007 में भी हमारे साथ में नहीं जुड़ रहा जितना इस समय उत्साहित है, और अब की बार शर्तिया पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 2022 में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार छोड़िए, अब की बात उससे आगे संख्या में बढ़ करके और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरीके से सर्व समाज आज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है, उतना 2007 में भी हमारे साथ में नहीं जुड़ रहा जितना इस समय उत्साहित है, और अब की बार शर्तिया पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।
वहीं अलीगंज के हनुमान मंदिर के बाद मनकामेश्वर मंदिर को भी धमकी भरा पत्र मिला है। ये धमकी मंदिर प्रबंधन को रजिस्टर्ड डाक से हासिल हुई। इस पत्र में मनकामेश्वर मंदिर को 15 अगस्त से पहले बम से उड़ा देने की धमकी दी गई है। इस पूरे मामले में महंत दिव्या गिरी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने मंदिर परिसर की तलाशी भी ली है। आपको बता दें कि कल अलीगंज हनुमान मंदिर को भी ऐसा ही पत्र मिला था, जिसके बाद प्रमुख मंदिरों, आरएसएस कार्यालयों सहित तमाम क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो वहीं इस पत्र में आतंकियों को छोड़ने का जिक्र है, जिसके बाद राजधानी में खुफिया विभाग भी अलर्ट हो गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद मेनका गांधी 2 दिवसीय दौरे पर आज सुल्तानपुर पहुंची। मेनका गांधी ने सुल्तानपुर पहुंचने पर असरोगा टोल प्लाजा पर पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद सांसद महोदया शास्त्री नगर आवास के लिए रवाना हो गईं, जहां वो आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करती नजर आई। मुलाकात के बाद रात्रि विश्राम भी अपने आवास में ही करेंगी। योगी मोदी उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। राज्य के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई और छिटपुट स्थानों पर गरज के साथ छींटे भी पड़े हैं। कई इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थितियां बन गई। प्रदेश के चित्रकूट, कानपुर देहात, आगरा, बिजनौर जैसे जिलों में जलस्तर बढ़ने से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो वहीं मौसम विभाग ने यूपी के अधिकांश जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। तस्वीरें 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जो तासीर पूरे सूबे की बताएंगी। कई नदियों में जलस्तर बढ़ने की वजह से लोगों के क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला जा रहा है और कई जगहों पर तो लोगों के मकान तक ढह गए। तो वहीं इटावा, जसवंत नगर, यमुना नदी के किनारे हजारों की संख्या में मरी हुई मछलियां मिलने से हड़कंप मच गया। नदी में बढ़ते प्रदूषण, जहरीली दवा के कारण यह हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि बिहड़ी क्षेत्र के घुरघा जाखन गांव के कुछ लोग सुबह जब यमुना नदी किनारे गए तो अचानक बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां देख करके हैरान रह गए। यमुना नदी में रोहू, कतला, शीतल, सिंघाड़ा मछली जैसी 50 प्रजातियों की मछलियां यहां पाई जाती थी, लेकिन काफी समय से नदी में शहर का गंदा केमिकल वाला पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से ये मछलियां मरी हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ बीटी थाना क्षेत्र के इटवा प्राथमिक विद्यालय में बदमाशों ने एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारने के बाद बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए। खून से लथपथ शिक्षक को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का जायजा लिया है। घटना का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। तो वहीं एसपी ने घटना के कारणों की जानकारी लेते हुए थाना अध्यक्ष भीटी को बदमाशों को पकड़ने के लिए निर्देशित भी किया है। कभी बिहार के डीजीपी के तौर पर बदमाशों के छक्के छुड़ाने वाले पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आजकल वृंदावन में आकर लोगों को भक्ति के रस में सराबोर कर रहे हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से उनके कथावाचक बनने को लेकर जब उनसे बातचीत की गई तो गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि तीर्थ स्थलों में सतोगुणी ऊर्जा का आभास तब तक नहीं होता जब तक आपके चित्त की शुद्धि न हो। वहीं गुप्तेश्वर पांडे जी से जब ये सवाल पूछा गया कि राजनीति में जाने की चर्चा थी और उस पर ब्रेक क्यों लगा दिया, तो उन्होंने कहा राजनीति में कभी गया ही नहीं, जहां प्रभु की इच्छा है वहीं जाऊंगा। तो दूसरी तरफ चंदौली के पंडित कमलापति जिला अस्पताल में प्रशासन की लापरवाही सामने आई, जहां मरीजों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हुए देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में घंटों बिजली नहीं होने से मरीजों को मोबाइल टॉर्च का सहारा लेना पड़ा। तो वहीं बिजली नहीं होने से इमरजेंसी और महिला प्रसव समेत सभी वार्डों में अंधकार छाया रहा। तो वहीं बिजली कटने के बाद अस्पताल के कर्मचारी जनरेटर स्टार्ट करना तक भूल गए। एक मैसेज इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है कि अब गीता प्रेस जल्दी बंद होने वाला है। गीता प्रेस के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसे नहीं है। गीता प्रेस के नाम पर अब ठगी का भी गोरख धंधा शुरू हो गया है। हिंदू धर्म रक्षक बताकर सनातनी हिंदुओं ने धार्मिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण का ये नया खेल शुरू कर दिया है। आखिर क्या है इसकी सच्चाई, इस खास रिपोर्ट में देखिए।
गीता प्रेस के नाम पर सोशल मीडिया पर गोरख धंधा, आस्था के नाम पर ठगे जा रहे हजारों लोग। ठगी के बाद उड़ी गीता प्रेस बंद होने की अफवाह। खुद को हिंदू धर्म का रक्षक बताकर सनातनी हिंदुओं के धार्मिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण का खेल कोई नया नहीं है, लेकिन ऐसा ठगी का खेल आप शायद ही सोच सकते हो। बीते कई दिनों से व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसके मुताबिक बीते 100 सालों से हिंदुओं की धार्मिक, आध्यात्मिक पुस्तकों का किफायती मूल्य पर प्रकाशन करने वाला गोरखपुर का प्रसिद्ध गीता प्रेस बंद होने वाला है। व्हाट्सएप पर एक दुखद समाचार शीर्षक से ये मैसेज कई दिनों से जारी है। मैसेज में एक टीवी चैनल का हवाला देते हुए कहा गया है कि गीता प्रेस अपने कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो सारी पुस्तकें बिना लाभ के बेचते हैं। ऐसे में प्रेस का बंद होना हिंदू धर्म के लिए एक बड़ी क्षति होगी। हम मौजूद हैं इस समय गोरखपुर गीता प्रेस पे, जहां पूरे विश्व में रामायण, गीता समेत तमाम धार्मिक पुस्तकों का प्रकाशन होता है। सोशल मीडिया में इस समय काफी मैसेजेस वायरल हो रहे हैं और भ्रांतियां पैदा की जा रही है कि यहां के कर्मचारियों को तनख्वाह देने की स्थिति में यहां के ट्रस्टी नहीं है। इस बात में कितनी हकीकत है या कितना अफवाह, आइए हम चलते हैं अंदर और यहाँ के ट्रस्टी से जानकारी करते हैं कि ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है यह अफवाह है या हकीकत। चलते हैं अंदर। तो वहीं पिछले साल जब गीता प्रेस में कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी, तब भी गीता प्रेस के व्यवस्था विभाग ने बकायदा बयान जारी कर कहा था कि न तो गीता प्रेस घाटे में है और न ही बंद होने की आशंका है। सस्ती दरों में धार्मिक किताबें छापकर भी संस्था आर्थिक रूप से सक्षम है। कुछ लोग गीता प्रेस की कथित मदद के नाम पर चंदा वसूली कर रहे हैं, जबकि संस्था किसी से कोई मदद नहीं लेती। इसके बाद भी ये लोगों को भ्रमित करने का खेल जारी है। लोग बिना सोचे समझे ऐसे मैसेज फॉरवर्ड भी कर रहे हैं। गीता प्रेस की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि ये अब तक 7 करोड़ से ज्यादा भगवत गीता और इतनी ही संख्या में रामचरितमानस की प्रतियां छाप चुका है। ये सभी पुस्तकें, ग्रंथ बेहद सस्ते दामों में बेची जाती है। प्रेस 1800 से ज्यादा शीर्षक छापता है। हिंदी के साथ साथ गीता प्रेस गुजराती, मराठी, तमिल, अंग्रेजी, बंगाली, नेपाली, उड़िया और संस्कृत भाषा में भी धार्मिक किताबें छापता है, जो देश भर में फैले 21 वितरण केंद्रों से लोगों तक पहुंचती है। आश्चर्य नहीं कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दुखद समाचार से द्रवित होकर कई लोगों ने पैसे भेज भी दिए हों। ये धर्मदान किनकी जेबों में गया, किसी को नहीं पता। वहीं गीता प्रेस ट्रस्ट के अनुसार पहली बार ऐसी शिकायत मिलने पर उन्होंने कुछ समय के लिए प्रेस का बैंक खाता भी बंद करवा दिया था। लोगों से कहा गया कि प्रेस को किसी मदद की दरकार नहीं है। इसकी हकीकत जानने जनता टीवी की टीम भी मौके पर पहुंची तो हकीकत इससे परे नजर आई। जयराम जी, काफी चर्चा है इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि आप लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है और तमाम दिक्कतें हैं और ट्रस्ट जो है तनख्वाह देने की स्थिति में नहीं है। कितनी सच्चाई है, आज आप बताइए इसको। इस तरीके का हवा जो है गलत है। जिस तरीके से प्रेस चल रहा था उसी ढर्रे पर भी चल रहा है और वेतन वगैरह किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आज 32 साल से लगभग हम यहाँ पे हैं। इस तरीके का कोई चीज नहीं। प्रेस बंद हो रहा है, पैसा नहीं मिला, वेतन नहीं मिला, ये सब नहीं। हाँ, जैसे पहले था उसी तरीके से। तो मतलब जो भी मामला चल रहा है या जो सब अफवाह है, ये आप लोगों को तनख्वाह में कहीं कोई दिक्कत नहीं, सबको तनख्वाह समय से मिल रहा है, समय से मिल रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि समय के बाद मिला। हाँ, एक साहब और हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इसमाइल शुक्ला नाम है। शुक्ला जी, आप कितने सालों से यहाँ पे काम कर? 27 सालों से मैं काम कर रहा हूँ और गीता प्रेस जब से आए हैं आज दिनों दिन ऊपर ही हो रहा है, अच्छा ही काम हो रहा है और यहाँ सैलरी वैलरी बहुत समय से मिलती है और काम बढ़िया होता है। और काम में बंद करने की जो बातें आप पूछ रहे हैं यह सब अफवाह है और यहाँ बहुत बढ़िया काम चल रहा है और सुचारू रूप से चल रहा है। 2015 में आप लोग हड़ताल पे भी गए थे या कुछ कर्मचारी गए थे, उसमें कितनी सच्चाई है? वो हड़ताल जो हुआ था वो वेतन वेतन को लेकर कर्मचारियों मालिकों में हुआ था। उसमें सब मालिक और कर्मचारी मिलकर अपना सब कुछ समझौता कर लिया, अपना सभी लोग काम कर रहे हैं सुचारू रूप से। फिर कोई मतभेद नहीं है कर्मचारी मालिक में, सभी लोग फिर एक होकर के अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी कोई दिक्कत नहीं है और कहीं कोई समय से वेतन मिलता है, समय से हम लोग आते हैं, समय से ड्यूटी करते हैं, समय से आते हैं। मतलब ये माना जाए कि अफवाह ही है, सुचारू रूप से चल रहा है। जो कह रहा है सब अफवाह है, गीता प्रेस का ही चल रहा है। तो बिल्कुल आपने देखा कि हम यहाँ के ट्रस्टियों से भी बात किए और यहाँ के उन कर्मचारियों से भी बात किए जो
2015 में हड़ताल पे गए थे, लेकिन इस समय ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सभी अपनी सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जो सोशल मीडिया पे इस समय चर्चाएं चल रही है या जो वीडियो वायरल किया जा रहा है, ये पूरी तरीके से जनता टीवी के जांच में अफवाह निकला। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख होगा देवभूमि का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दून सैनिक इंस्टीट्यूट गढ़ी कैंट में राष्ट्रीय कैडेट कोर के अपर महानिदेशक रहे मेजर जनरल स्वर्गीय के.जे. बाबू के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मुख्यमंत्री ने दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों को शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना करी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेजर जनरल श्री के.जे. बाबू ने अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा में अर्पित कर दिया। राष्ट्रीय कैडेट कोर में भी उन्होंने सेवा के दौरान सराहनीय कार्य किए हैं। बड़ा दुखद क्षण है मेजर जनरल बाबू, जिनका असली जो है निधन हो गया। असली जो है वो हमारे बीच से चले गए। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भर देश के विभिन्न स्थानों पर रहकर देश की सेवा की है। कैडेट्स के बीच में काम किया है। बहुत सारे उनको प्रशस्ति पत्र मिले हैं। मैं पूरे उत्तराखंड वासियों की तरफ से ब्रिगेडियर बाबू को अपनी भावांजलि अर्पित करता हूं। वहीं कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह हरिद्वार के मंगलौर पहुंचे, जहां प्रीतम सिंह मंगलौर में एक शोक सभा में शामिल हुए। आपको बता दें कि नगर पालिका मंगलौर के पूर्व चेयरमैन चौधरी इस्लाम के पुत्र की मृत्यु हो गई थी। नेता प्रतिपक्ष ने शोकाकुल परिवार से मिलकर ढांढस बंधाया। चौधरी इस्लाम मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन के करीबी माने जाते हैं। तो दूसरी तरफ राज्य मौसम केंद्र ने अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 2 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक कुमाऊं मंडल में भारी बारिश, तो वहीं दूसरी तरफ 4 अगस्त से लेकर 5 अगस्त में गढ़वाल मंडल में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही साथ मौसम निदेशक ने यह भी कहा कि लोगों को पहाड़ों में सतर्क रहने की बेहद जरूरी है, क्योंकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं भी हो सकती है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 1 अगस्त हो गई है और आज आप देख रहे हैं कि जो उत्तराखंड में जो बारिश की एक्टिविटी है पिछले 24 घंटे में वो अच्छी मिली है, खासकर कुमाऊं क्षेत्र में, और गढ़वाल में भी जो है लाइट मॉडरेट एक्टिविटी हो रही है। आज से लेके 1 तारीख से लेके अगर 5 तारीख तक की बात करें, ये 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान, तो आज बात करें तो अनेक जगहों तक में हल्की मध्यम बारिश जो है वो मिलेगी प्रदेश में। जहां तक भारी बारिश की बात है आज जो है, तो कुमाऊं क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, खासकर पिथौरागढ़, बागेश्वर या फिर नैनीताल, चंपावत, और इधर गढ़वाल की बात करें तो इसमें जो है पौड़ी, देहरादून, इनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स जो है आज भी मिलने की संभावना है। वहीं वैश्विक महामारी कोविड-19 की तीसरी लहर को आने से पहले ही 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कहीं न कहीं विभाग ने कमर भी कस ली है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी शंभू कुमार झा ने बताया कि पूरे स्टेट को एक प्रोग्राम के तहत तैयार किया जा रहा है, जिसके चलते संक्रमण की 3rd वेव आने से पहले ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियां की जा रही हैं, जिससे कि 3rd वेव से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सके। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इसमें बच्चों की उम्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें नवजात बच्चों से लेकर के 1 साल तक की उम्र के बच्चे, तो वहीं 1 साल से लेकर 10 साल और 10 साल से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए डोजेस तैयार की गई हैं, जिसके लिए दवाओं की खरीदी भी की जा चुकी है, जिसमें दवाएं ड्रॉप, टैबलेट और सिरप तीनों ही फॉर्म में होंगी। हमारे पूरे स्टेट के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने के लिए पूरा प्लान है सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। उसमें 3rd वेव जो आने वाली है उससे बचाव के लिए कि हम अगर दवाई पहले दे दें तो हमारे बच्चे इन्फेक्टेड नहीं होंगे और हम उनका इम्यूनिटी बूस्टअप कर सकते हैं, बाकी दवाई से उनको स्ट्रेंथ दे सकते हैं, जिससे कि 3rd वेव अगर आएगी इसकी तैयारी हम लोग जोर शोर से कर रहे हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, जनता टीवी की ये उम्मीद कि आपका आने वाला समय आज से बेहतरीन हो।